भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष श्री दिलीप जी घोष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश जी विजयवर्गीय, राष्ट्रीय मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेश पुजारी, राष्ट्रीय मंत्री श्री राहुल जी सिन्हा, स्टेट स्पोक्स पर्सन श्री शमिक भट्टाचार्य, श्री अमलेंदु चट्टोपाध्याय, श्री प्रताप बनर्जी, श्री देवाश्री चौधरी, श्री विश्व प्रिय राय चौधरी, श्री देवाजी मित्रा, श्री राजकमल पाठक, श्री जयप्रकाश मजुमदार, श्री सयांतन बसु, श्री लोकेश चटर्जी, माला भट्टाचार्य, दीपा विश्वास, मनोज विश्वास, राजू बनर्जी और इस सभा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह जो सभा मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच पश्चिम बंगाल की यह जनसभा नहीं है, बल्कि एक जनसमुद्र मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे पहले अपना दिल सबाई के धन्यवाद अपनारा सबाई भालो आछे। बहनों भाइयों, बंगला में मैं बोल नहीं सकता हूं, इसलिए मैं हिंदी में ही मैं भाषण करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं बंगला भाषा यह कैसी करिश्माई भाषा है। भारत को जो आजादी हासिल हुई है, इस आजादी को हासिल होने में बंगला भाषा बोलने वाले और बंगला की माता की कोख से पैदा हुए बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए लोगों ने कितना बड़ा योगदान किया है। मैं कह सकता हूं पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान की एक ऐसी धरती है कि भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है तो इस पश्चिमी बंगाल की धरती का रहा है। आज जब 21 जनवरी को इस पश्चिमी बंगाल की धरती पर खड़े होकर इतने बड़े जनसमूह को मैं संबोधित कर रहा हूं, तो मेरे बहनों भाइयों, स्वाभाविक रूप से मुझे याद आती है उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आज के एक दिन के बाद ही यानी 23 जनवरी को, सबसे पहले मैं उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को नमन करता हूं और हृदय की गहराइयों से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, किन परिस्थितियों में वह हमारे बीच नहीं रहे, इस पर आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि आगामी 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन होगा, जो अब तक उनके गायब होने पर पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे से संबंधित जो भी दस्तावेज उपलब्ध हैं, उन सारे दस्तावेजों का हम खुलासा करेंगे, उन्हें हम सार्वजनिक करेंगे। आजादी हासिल होने के बाद जो भी कांग्रेस की हुकूमत आई थी, उस हुकूमत का यह फर्ज बनता था कि बहनों भाइयों, जिस नेता ने भारत को आजादी दिलाने में इतना बड़ा योगदान किया है और जिस नेता के आह्वान पर हिंदुस्तान का नौजवान अंग्रेजों से अपने सीने का बटन खोलकर लड़ने को तैयार हो जाता था, उस नेता के गायब होने पर, उसके न पता चलने पर जो कार्रवाई प्रभावी होनी चाहिए थी, जो पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे का साफ होना चाहिए था, कांग्रेस की हुकूमत ने वह नहीं किया है। मेरे बहनों, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वह आह्वान करते थे हिंदुस्तान के नौजवानों का, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा,
तो हिंदुस्तान का हर नौजवान अपने सीने का बटन खोलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए सड़कों पर निकल पड़ता था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है और आज जिस भारतीय जनता पार्टी की यह सार्वजनिक सभा हो रही है मेरे बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी के पहले एक भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी और आप सभी जानते हैं उस भारतीय जनसंघ की भी स्थापना यदि किसी ने की थी तो इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुए, बंगाल की धरती की धूल में खेल कूद को बड़े हुए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और उसके बाद यह भारतीय जनता पार्टी बनी। जिस विचारधारा को लेकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, उसी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। यदि आजादी हासिल होने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना न की होती तो आज तक हिंदुस्तान में यदि किसी राजनीतिक पार्टी की हुकूमत होती तो बहनों भाइयों वह कांग्रेस की ही हुकूमत होती। आप सभी जानते हैं लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत किसी एक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस ने किया है। पश्चिमी बंगाल में सबसे लंबे समय तक हुकूमत किया है, पिछले कई दशक से तो कम्युनिस्ट पार्टी ने हुकूमत किया है। लंबे समय तक कम्युनिस्ट शासन की हुकूमत रहते हुए जब पश्चिमी बंगाल की जनता तंग आ गई थी, त्रस्त हो चुकी थी, कम्युनिस्ट शासन से छुटकारा चाहती थी, उसी समय सुश्री ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल की जनता का आह्वान किया था और कहा था हम पश्चिमी बंगाल में परिवर्तन चाहते। और परिवर्तन के ममता जी के इस आह्वान का, इस पुकार का पश्चिमी बंगाल की जनता ने स्वागत किया था। इसलिए स्वागत किया था, पश्चिमी बंगाल की जनता को भरोसा था कि यदि परिवर्तन होगा, तृणमूल कांग्रेस की यहां सरकार आएगी तो हमारी जिंदगी में भी बड़ा परिवर्तन होगा और कम्युनिस्ट शासन की काली रात जाएगी और इस पश्चिमी बंगाल में नया सवेरा आएगा और एक नई रोशनी आएगी। यह भरोसा और विश्वास लेकर पश्चिमी बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट शासन को पश्चिमी बंगाल की धरती से उखाड़ फेंका था और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनाई। लगभग 4.5 वर्षों का समय गुजर गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या किया है इस तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जिससे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया, बल्कि आज पश्चिमी बंगाल की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमने परिवर्तन के नाम पर तो वोट दिया था, लेकिन आज तक यह सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, परिवर्तन के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने यह भी कहा था न मां, माटी व मानुष, यह भी आवाज लगाई थी, इसका भी नारा दिया था। लेकिन आज न तो मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानुष सुरक्षित है। आज पश्चिमी बंगाल में मेरे बहनों भाइयों कोई सुरक्षित नहीं है। सब तो सब, मां सुरक्षित नहीं, माटी सुरक्षित नहीं, मानव सुरक्षित नहीं, यहां तो पश्चिमी बंगाल में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। ऐसे हालात पैदा हो गए। क्या हुआ है मालदा? मालदा की घटना कोई छोटी घटना नहीं है बहनों भाई। और मैं पश्चिमी बंगाल की टीएमसी सरकार से कहना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं, इसका पर्दाफाश होना चाहिए कि मालदा की जो घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सबसे बड़ा अपराधी है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। 2, 4, 10 लोगों की गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलने वाला। किसकी साजिश थी? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इतना बड़ा जुलूस निकलने वाला?
क्या इसकी जानकारी नहीं थी? क्यों नहीं वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था की गई? पुलिस की क्यों नहीं व्यवस्था की गई? और जब इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला था, इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर निकलने वाली थी, तो क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलिस का कोई न कोई एक बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद होता? बहनों भाइयों, लेकिन मुझे जानकारी प्राप्त हुई काफी देर के बाद कोई बड़ा पुलिस का अधिकारी वहां पर पहुंचा, और मैं समझता हूं कि पहले से ही कोई यदि बड़ा पुलिस अधिकारी वहां तैनात होता तो इतने बड़े हादसे को बचाया जा सकता था। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, मालदा की घटना के पीछे जिसका भी हाथ है उसका पर्दाफाश होकर रहेगा, और उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। यह मैं आपको विश्वास में दिलाना चाहता हूं। गुंडों का हौसला पश्चिमी बंगाल में इतना बढ़ गया है, थानों पर हमला करते हैं, वीरभूमि में थाने को जला दिया गया। क्या ऐसी ही हुकूमत पश्चिमी बंगाल के लोगों को चाहिए? बहनों भाइयों, यह समय आ गया है कि आप सभी विचार। कहा जाता है कि भीड़ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के बीच का यह झगड़ा था। बहनों भाइयों, यह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और भीड़ के बीच का यह संघर्ष नहीं था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक अधिकारी गाड़ी से जा रहा था, उस पर पथराव हुआ, उसको घायल करने की कोशिश की गई। क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला करने वालों को राष्ट्रप्रेमी कहा जाएगा? जो भारत की सीमाओं की रक्षा करने का काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है, उस पर हमले करने वाले को कुछ ताकतें बचाने की कोशिश कर रही हैं। वह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या आप जानते हैं बहनों भाइयों कि हिंदुस्तान बराबर जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग यदि होती रही है, तो हम लोगों की सरकार आने के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किसी फोर्स ने किया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने किया है मेरे बहनों भाई। उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर हमला हो और उसके बाद भी अपराधी सरेआम घूमते रहें, यह कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं आप सबसे मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इसका पर्दाफाश होकर रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारी केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं आपके पड़ोस में ही एक देश बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ इनक्लेव का एक्सचेंज करके किस तरीके से हम लोगों ने बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। और आज मैं कह सकता हूं बांग्लादेश चाहे फेक करेंसी, जाली नोट की तस्करी का सवाल हो, चाहे गायों की तस्करी का सवाल हो, काफी हद तक, मैं यह नहीं कहता पूरी तरह, काफी हद तक वह भारत की मदद इस समय कर रहा है। यहां तक कि जो अपराधी बांग्लादेश में इस समय बसे हुए, उनके प्रत्यार्पण में भी बराबर वह भारत की मदद कर रहा है। यह यदि सचमुच करिश्मा है तो भारत की सरकार की कूटनीतिक कुशलता का यह करिश्मा है, डिप्लोमेटिक स्किल का यह करिश्मा है। और हम लोगों का प्रयास है कि बांग्लादेश से बराबर जो घुसपैठिए भारत के अंदर घुसते रहे, यह घुसपैठ रुकनी चाहिए। और उस घुसपैठ को हम लोग रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, थोड़ा समय और लगेगा। बांग्लादेश और भारत की सीमा को पूरी तरीके से कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे वहां पर फेंसिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, कैसे वहां पर फ्लैश लाइट्स लगाई जाए और क्या क्या सुरक्षा की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, उसकी सारी प्लानिंग हम लोगों ने कर ली है। और भारत बांग्लादेश की सीमा को हम पूरी तरीके से सुरक्षित करेंगे ताकि एक भी बांग्लादेश से घुसपैठिया भारत की सीमा के अंदर प्रवेश न करने पाए। यह मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। लंबे समय से एक मामला चल रहा था, बांग्लादेश के रहने वाले अल्पसंख्यक, चाहे वह हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी ऐसे माइनॉरिटी बांग्लादेश में जो रहे, जो भारत आए
उनको यहां प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं, उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था इसी पश्चिमी बंगाल की एक सार्वजनिक सभा में चुनाव के पहले, तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद मेरे बहनों भाइयों तुरंत मैंने फैसला कर लिया कि ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बांग्लादेश से जो भारत में आए हैं उनमें उनकी भारत में एंट्री को भी हमने वैलिड कर दिया है और उनके स्टे को भी भारत में हमने वैलिड कर दिया है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वह भी समय आएगा कि हम आपको नागरिकता भी मुहैया कराएंगे, आपको हम सिटीजनशिप भी मुहैया कराएंगे, यह आपको भरोसा दिला। आज भी यदि कोई लॉन्ग टर्म वीजा लेना चाहता है, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए जो भी एसओपी तैयार होनी चाहिए उस एसओपी को भी हमने तैयार कर दिया। अब हमारे शरणार्थियों को, हमारे रिफ्यूजीज को अब यहां कोई परेशान नहीं करने पाएगा। ऐसे हम लोगों ने नियमों में और कानूनों में परिवर्तन कर डाले। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है बहनों भाइयों, जब मैं देश के दूसरे राज्यों पर भी मैं नजर डालता हूं तो मैं देखता हूं हिंदुस्तान के कई राज्यों में राजनीति यदि होती है तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति होती है। एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की आलोचना यदि करती है, मुद्दों के आधार पर आलोचना करती, लेकिन यहां पर दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को दुश्मन माना जाता है। और यह सिलसिला कम्युनिस्ट के शासन से ही प्रारंभ हुआ और यह आगे बढ़ता चला जा रहा। टीएमसी के शासनकाल में यही हो रहा। मैं कहना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी, अब टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी राजनीति में प्रतिद्वंदी तो हो सकते हैं, कोई दुश्मन नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक हिंसा का सिलसिला इस पश्चिमी बंगाल में समाप्त होना चाहिए। बहनों, लोगों को अमन चैन के साथ जिंदगी जीने का यह अवसर प्राप्त होना चाहिए। आजादी मिलने के बाद किसने इंसाफ किया है इस पर पश्चिम बंगाल में? क्या जो आपके साथ इंसाफ होना चाहिए, आजादी हासिल होने के बाद वह इंसाफ आपके साथ हुआ है? यह पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान में एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में राज्य जाना जाता था। कहां चली गई वह जूट की इंडस्ट्री? कहां चली गई वह सिल्क की इंडस्ट्री? कहां चले गए वह चाय के उद्योग? कौन इसे छीन लिया पश्चिमी बंगाल से? मैं यहां के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस ने हुकूमत की हो, चाहे कम्युनिस्ट शासन ने हुकूमत की हो, चाहे आज तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत हो, इनसे मैं यह सवाल करना चाहता हूं। और आज तृणमूल कांग्रेस की सरकार यहां इन्वेस्टर समिति कर रही है, बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाए जा रहे हैं, उनकी इन्वेस्टर समिति हो रही है निवेश करने के लिए कि भारत में पश्चिमी बंगाल में पूंजी निवेश करें। लेकिन ममता जी, मैं कहना चाहता हूं, चाहे जितनी भी बड़ी इन्वेस्टर समिति आप क्यों न कर लें, जब तक यहां पर कानून और व्यवस्था की हालात में सुधार नहीं होगा, एक पैसा भी कोई इन्वेस्टमेंट पश्चिमी बंगाल में नहीं करेगा। आपको इस बात की गारंटी देनी होगी। गुड गवर्नेंस चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, डेवलपमेंट के प्रति यहां की सरकार का कमिटमेंट चाहिए। तभी दुनिया के किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति आकर इस पश्चिमी बंगाल में पूंजी निवेश कर पाएगा, तभी पश्चिमी बंगाल का विकास हो पाएगा। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यदि सचमुच आप परिवर्तन लाना चाहती हैं तो आपको विकास और सुशासन यानी डेवलपमेंट और साथ ही साथ गुड गवर्नेंस की भी आपको गारंटी देनी हो। जैसे आज हमारी केंद्र में सरकार बनी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, आप सभी जानते हैं, भले ही हमारा कोई राजनीतिक विरोधी क्यों न हो, यह कह सकता है कि मोदी जी को यह करना चाहिए था, यह नहीं किया, यह कम किया, यह अधिक किया, ऐसे सवाल तो खड़ा कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का ही दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में सचमुच
भारत का मस्तक यदि सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है, उस नेता का नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कि सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं पश्चिमी बंगाल के लोगों को, एक मुद्रा बैंक योजना हम लोगों ने प्रारंभ की है, यहां के गरीबों के लिए, यहां के नौजवानों के लिए, यहां के छोटे उद्यमियों के लिए। और आज मुझे यह बतलाते हुए आप सबको बेहद खुशी हो रही है बहनों भाइयों कि पश्चिमी बंगाल में उस मुद्रा बैंक योजना के तहत लाखों लोगों ने 4,086 करोड़ रुपए का कर्ज हमारी सरकार आने के बाद प्राप्त किया है अपने उद्योगों को मजबूत करने के लिए। और 1 जनवरी 16 तक मैं कह सकता हूं कि 1,73,00,000 लोगों ने इसे हिंदुस्तान में 71,312 करोड़ रुपए का कर्ज प्राप्त किया है, जिस योजना को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसे हिंदुस्तान में प्रारंभ किया। हम नौजवानों की हालात में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम उनके आर्थिक हालात को बदलना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करना चाहते हैं। ऐसे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आज अपने मजबूत हाथों के लिए रोजगार की तलाश में दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके हाथों को हम रोजगार का अवसर मुहैया कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने योजना प्रारंभ की। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जब बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया था, तो हिंदुस्तान में उसका स्वागत हुआ था। हिंदुस्तान की गरीब जनता ने उसका स्वागत किया था। कहा था कि करिश्माई काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है, अब सारे गरीबों का भला होगा, हिंदुस्तान की गरीबी दूर होगी, हिंदुस्तान की बेरोजगारी दूर होगी। यह लोगों के अंदर भरोसा और विश्वास था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जाकर हम लोगों ने प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, और आपको जानकर खुशी होगी कि 99.7% परिवारों के इस हिंदुस्तान में बैंकों में अकाउंट खोल चुके हैं। जिनके परिवार में एक भी पैसा नहीं है, उन परिवारों का भी अकाउंट खुल चुका है। पहली बार इस आजाद भारत के इतिहास में हुआ। सारी जो भी सब्सिडी की सुविधाएं हैं हम अब उनके अकाउंट में भेजेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी अब उनके अकाउंट में भेजी जा रही है। पहली बार यह आजाद भारत के इतिहास में हुआ है, जबकि हमने आम गरीबों को भी देश की आर्थिक व्यवस्था के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की है। देश के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ इस हिंदुस्तान के गरीबों को भी हमने जोड़ने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। और ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की याद दिलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, चौड़ी चौड़ी सड़कें जो आज आपको 6 लेन 8 लेन की दिखाई दे रही हैं, उसको बनाने का श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को ही उसका श्रेय जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री उसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे मंत्री श्री नितिन गडकरी जी तेजी से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाईवे तेजी के साथ बननी प्रारंभ हो गई हैं। 23 किलोमीटर प्रतिदिन नई चौड़ी सड़कों का हाईवे का निर्माण भारत के अंदर हो रहा है बहनों भाइयों, जबकि कांग्रेस की हुकूमत में बामुश्किल 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था। ऐसे हालात पैदा किए। हाईवे और नेशनल वाटरवेज भी डेवलप करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल के लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि यहां पर पश्चिमी बंगाल के अंदर हम लोगों ने ऐसे 14 नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उसे चिन्हित किया है, और सारे देश भर को मिलाकर देखा जाए तो ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग 106 हम लोगों ने चिन्हित किए। अब यदि मालों की भी यदि ढुलाई होगी तो सड़कों के माध्यम से मालों की ढुलाई नहीं होगी, बल्कि अब राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ मालों की ढुलाई होगी, ताकि हिंदुस्तान की सड़कों पर जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वह कम हो सके
और साथ ही साथ प्रदूषण जो बढ़ता है उस प्रदूषण को भी कम किया जा सके, यह हमारी सरकार की कोशिश है। बहनों भाइयों, हम यह भी जानते हैं कि यदि हम हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं तो जब तक हिंदुस्तान के राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई यह सवाल पूछ सकता है कि आप राज्यों का विकास करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो आज तक नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू शेयर होता है उसका पहले 32% राज्य सरकारों को मिलता था, लेकिन 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर हम लोगों ने उसे बढ़ाकर 32 से 42% करने का काम किया है और यह पहली बार हुआ। और अब तक पश्चिम बंगाल को जितनी धनराशि, जितना फंड पहले मिलता था, केवल 15-16 के वित्तीय वर्ष में, आपको बतलाना चाहता हूं, पहले की अपेक्षा 16,714 करोड़ रुपया हमारी केंद्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अधिक मुहैया कराने का काम किया है। पहली बार हम किसी राज्य सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोगों ने यह काम किया। बराबर केंद्र की सरकार का सहयोग रहेगा और पश्चिमी बंगाल के लिए जो अधिकतम सहयोग की आवश्यकता होगी, मेरे बहनों भाइयों, हम अधिकतम सहयोग आपको मुहैया कराते रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। और एक मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं, पश्चिमी बंगाल के लोग और विशेष रूप से इधर के लोगों की चिंता रहती थी चिटमहल कॉरिडोर की। पश्चिमी बांग्लादेश के साथ जो भारत का कॉरिडोर का एक्सचेंज जो हुआ है, उसमें हम लोगों ने इस मामले को सुलझा लिया है। शायद यहां के लोगों को इस बात की जानकारी हो गई हो। और एक बड़ा काम जो किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है, बहनों भाइयों, फसल बीमा योजना। आजाद भारत के इतिहास में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एक नई स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू की है। जितनी फसल बर्बाद होगी उसकी भरपाई अब बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। पहली बार आजाद भारत में किसी सरकार ने इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था की, क्योंकि हम इस हकीकत को समझते हैं, जब तक इस हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक इस हिंदुस्तान को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। हम इस हकीकत को हम समझते हैं। मैं एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इनके बीच नफरत पैदा करके सरकार बनाने की कोशिश करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। लेकिन मैं आप पश्चिमी बंगाल की पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, ईसाई की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। मैं आप सबसे मैं यह अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तान को दुनिया का एक ताकतवर देश बनाना चाहते हैं। हम उस हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं जो हिंदुस्तान पहले विश्व गुरु के पद पर आसीन था, और जिस विश्व गुरु भारत ने पहली बार सारे विश्व को यह संदेश देने का काम किया था कि संपूर्ण इस विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे ही परिवार के संदेश हैं। इस सोच के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारी दुनिया को यदि किसी ने दिया था तो भारत ने दिया। इस हकीकत को हमको समझना। भारत के लोगों का दिल बहुत बड़ा हुआ करता है, इस हकीकत को हम जानते हैं। और मैं कह सकता हूं, चाहे दुनिया का कोई इस्लामिक देश क्यों हो, किसी भी दुनिया के इस्लामिक देश में इस्लाम के जो 72 सेक्ट्स, 72 सेक्ट्स यानी 72 जो फिरके होते हैं, इस्लामिक देशों में भी नहीं पाए जाते हैं। यदि सारे के सारे 72 फिरके, 72 सेक्ट्स दुनिया के किसी देश में पाए जाते हैं तो वह केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं मेरे बहनों भाइयों, और दुनिया के किसी देश में नहीं पाए जाते। इसलिए दूसरी राजनीतिक पार्टियां भले ही वह भड़काने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं
यहां पर राजनीति पश्चिमी बंगाल हो चाहे यह हिंदुस्तान हो, राजनीति के लिए होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। जाति पंथ अथवा मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हम लोग इंसाफ की राजनीति करेंगे, लेकिन यदि कोई भी अपराध करेगा, कोई भी बड़ी गुस्ताखी करेगा, हम उसका तुष्टीकरण नहीं करेंगे, उसका अपीलमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे वह बड़ी से बड़ी ताकत क्यों न हो, चाहे उसकी जात कोई क्यों न हो, चाहे उसकी कौम कोई क्यों न हो, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, लेकिन हम जो करेंगे इंसाफ और इंसानियत के आधार पर ही हम करेंगे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार चाहती है पश्चिमी बंगाल की भी तकदीर बदले। जिस पश्चिमी बंगाल को पहले एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता, जो पश्चिमी बंगाल हर मामले में हिंदुस्तान में एक अपनी शान रखता था, एक अपनी साख रखता था, पश्चिमी बंगाल फिर से वही स्टेटस हासिल करे, यह हम लोगों की कोशिश है। इसलिए मैं आपसे यकीन दिलाना चाहता हूं, अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं मेरे बहनों भाइयों, और आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र में एनडीए सरकार बनाई। आजाद भारत के इतिहास में कभी कोई सोच नहीं सकता था गैर कांग्रेसी किसी राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन यह जो करिश्मा हुआ है हिंदुस्तान की जनता के कारण करिश्मा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को भारत की पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई है। वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस पार्टी की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी को ही क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई। लोकसभा में आपने सरकार बनाई बहुमत के साथ। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, यही परिवर्तन पश्चिमी बंगाल के अंदर भी होना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। विधानसभा में भी हमें ताकत दीजिए, विधानसभा में भी हमें ताकत दीजिए। हम पश्चिमी बंगाल के हालात को बदलने के लिए जो भी हो सकेगा अधिकतम करेंगे। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, लोग ये कहते हैं पश्चिमी बंगाल के कि साहब हम बदलना तो चाहते हैं, परिवर्तन लाना तो चाहते हैं, लेकिन करें क्या? यहां पर तो बूथ लूट लिए जाती है। भारत का गृह मंत्री होने के नाते इस सभा के माध्यम से पूरी पश्चिमी बंगाल की जनता को यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, क्या आप निडर होकर, निर्भीक होकर अपने वोटों का प्रयोग करिए विधानसभा के चुनाव में मेरे बहनों भाइयों। इलेक्शन कमीशन को मैं कहूंगा कि जितने भी सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता होगी, सारी की सारी वह सेंट्रल फोर्स मैं आपको मुहैया कराऊंगा। निर्भीक होकर, साहस के साथ आप पश्चिमी बंगाल में कुछ परिवर्तन लाइए बहनों भाइयों। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज जो पश्चिमी बंगाल की गरीबी है, उस गरीबी को भी दूर करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। यहां पश्चिम बंगाल के टैलेंटेड नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी जो भी अधिकतम प्रयास होगा वो हमारी सरकार पूरी प्रयास करेगी, और हम इसका पूरा हालात ही पश्चिम बंगाल का यह बदलना चाहते हैं। यह हमारी सोच। इसलिए आज इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए और साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।